हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8। हमारा चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, लोहे के औजार और खेती। ठीक है, तो आइए हम अपना चैप्टर जो है वो फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। और देखिए, ये बिल्कुल जो आप जैसा मेरा अगर आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है ना, नोट्स के तरह ये आपके लिए रेडी है। ठीक है, आपको जस्ट इसको देखना है और आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद भी नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए PDF के रूप में भी इसको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलिए फ़िलहाल हम शुरू करते हैं। देखिए, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोहे का जो प्रयोग है वो कब शुरू हुआ? 3000 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण कब्रों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जंगलों को साफ करने की कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के प्रमाण करीब 2500 वर्ष पहले मिले हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2500 वर्ष पहले, ठीक है, आज से 2500 वर्ष पहले जंगलों को साफ करने के लिए जो लोग थे उस समय, उन्होंने कुल्हाड़ी का प्रयोग शुरू कर दिया था। खेतों की जुताई के लिए हलों का उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया था। ठीक है, तो लोहे के आगमन से क्या हुआ? लोहे के आगमन से औजार बनने लगे। ठीक है ना, हल जो है वो बनने लगे। अब लोगों को आसानी होने लगी खेती करने में। ठीक है ना, खेती में इससे वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब बात आती है सिंचाई की। तो देखिए, आज से 3000 से 2500 साल पहले सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितने समय पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से 3000 से 2500 साल पहले सिंचाई के लिए लोगों ने क्या किए? नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय भी बना दिए। ठीक है ना, जिससे कि वो अपने खेतों की बहुत ही आसानी से सिंचाई कर सके और खेती कर सके। तो आप देख रहे हैं कि लोहे के आने से क्या हुआ? जो है हल का आविष्कार हो गया, और हल के आविष्कार से क्या हुआ? खेती करने में, जुताई करने में खेत की बहुत ही आसानी हो गई। तो खेत की पैदावार में वृद्धि हुई। उसी प्रकार से सिंचाई के भी लोगों ने, सिंचाई करने के लिए भी लोगों ने क्या किया? नहरों को, कुएं, तालाब, इन सभी चीज़ों को बनाया गया, इन सभी चीज़ों का प्रयोग शुरू कर दिया गया। तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिलने लगा। तो इन सभी से मिलाकर के, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये है चेंज आया होगा, है ना। खेती जो है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट क्या है, देखते जाइएगा। जो इसमें जो ईयर्स लिखे हुए हैं उनको आप लोग ज़रूर देखते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सेकेंड रुकिए ना। हाँ, अब हम पढ़ेंगे गांव में रहने वाले लोग। अब उस समय जो गांव में जो लोग रहते थे उनके बारे में। ठीक है, देखिए, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं वो 3 जो तरह के जो लोग थे वो कौन थे। पहला, वेलाल्ला। ठीक है, वेलाल्ला ये कौन थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी थे। ठीक है, वेलाल्ला कौन थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, जिनके पास बड़े बड़े भूखंड हों। ठीक है ना, बड़े बड़े भूमि के, ज़मीन के जो मालिक हों। भूस्वामी का मतलब, ठीक है ना, समझ गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सीटेट वाले बच्चे, जो KVS वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, वो याद रखिएगा। ठीक है, कि वेलाल्ला तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी। उडवार, उडवार कौन होते थे? साधारण हलवाहे होते थे। ठीक है, और कदेसियर, कदेसियर कौन होते थे? भूमिहीन मजदूर और दास। ठीक है, तो अधिकतर गांव में इन्हीं 3 प्रकार के जो लोग जो थे वो रहते थे। ठीक है,
कौन कौन? विलाला, उड़वार और कदेसियर। विलाला कौन थे? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी। उड़वार साधारण हलवाहे, ठीक है। और कदेसियर कौन थे? भूमिहीन मजदूर और दास, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, ठीक है। देखिए, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था। और यह पद अनुवांशिक था, ठीक है। यानी कि अगर आज मैं ग्राम भोजक हूँ तो मेरे बाद मेरा पुत्र ही ग्राम भोजक बनेगा, ठीक है। तो चलिए ये सब याद रखिएगा कि उत्तरी देश का जो उत्तरी हिस्सा था, वहाँ के जो गांव थे, वहाँ पर जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, ठीक है। और यह पद अनुवांशिक होता था। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं। सो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको सुनिए, इसे समझिए। मेरे वीडियो को आप बीच में रोक करके इसे देख सकते हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम भोजक प्रायः बड़े भूस्वामी होते थे जो कर वसूलने के साथ साथ न्यायाधीश का, कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, ठीक है। अब देखिए भाई, जो ग्राम भोजक होते थे यानी कि जो प्रधान होते थे, ग्राम प्रधान होते थे, जो प्रधान व्यक्ति होता था गांव का, वो क्या होता था? वो बड़े भूस्वामी तो होते ही थे, साथ साथ में वो कर भी वसूलते थे। इसके साथ साथ वो न्यायाधीश भी थे, यानी कि जज का भी काम करते थे। और साथ साथ कभी कभी ये पुलिस का भी काम करते थे, ठीक है। तो देखिए ये आपके दो स्टेटमेंट बन गए, ठीक है ना। इसमें ट्रू और फॉल्स आपका आ सकता है कि इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है, ठीक है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को ये आप समझ लीजिए कि आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं ना आप कि ग्राम भोजक जो होते थे वो बड़े भूस्वामी होते थे, साथ ही कर भी वसूलते थे, उसके साथ न्यायाधीश का भी काम करते थे और कभी कभी वे पुलिस भी बन जाते थे, ठीक है। पुलिस का भी काम कर लिया करते थे भाई। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां जो थी वो किसके पास थी? ग्राम भोजक के पास, ठीक है। किसके पास? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक कौन? गांव का प्रधान व्यक्ति। चले आगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब आइए यहाँ देखते हैं। देखिए, स्वतंत्र छोटे कृषकों को गृहपति कहा जाता था, ठीक है। स्वतंत्र छोटे कृषक यानी कि छोटे छोटे जो किसान थे और वो स्वतंत्र थे, उन्हें क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। इसके अलावा दास और कर्मकार जिनके पास अपनी भूमि नहीं थी, ठीक है ना। दास और कर्मकार जिनके पास की अपनी भूमि नहीं थी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे, ठीक है ना। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर ऐसे जो शिल्पकार थे वो भी होते थे, ठीक है। चलिए, अब लोहार तो आपको पता ही है, लोहार जो लोहे का काम करता है, कुम्हार जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, और बुनकर जो बुनाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया सब कुछ। अब हम बढ़ते हैं तमिल रचनाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, एक सेकेंड। चलिए देखिए, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई, ठीक है। जो संगम साहित्य है इसकी रचना कब की गई? करीब 2300 साल पहले की गई। अब देखिए, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, ठीक है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, ठीक है ना। इसलिए इन्हें संगम कहा जाता था। आगे देखिए, यहाँ पर नोट है कि जातक कथाओं का संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था, ठीक है ना। याद रखिएगा,
जातक कथाओं का संकलन किसने किया था? बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। बेरी गाजा, बेरी गाजा जो है वो भरूच का यूनानी नाम है। ठीक है, बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है जो कि वर्तमान गुजरात में पड़ता है। भरूच तो आप लोग को पता ही है, भरूच कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और बेरी गाजा जो है वो भरूच का ही नाम है, यूनानी नाम है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में क्या हमें जानकारी है। आयात, ठीक है, बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ठीक है, बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। निर्यात भी देख लेते हैं। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेनिया, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ठीक है ना, तो समझ गए आप लोग बेरी गाजा से आयात और निर्यात क्या क्या चीज़ें होती थीं। ठीक है, क्या आयात किया जाता था और क्या निर्यात किया जाता था। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है, जो कि भरूच आप लोग को पता है कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है ना, आप सभी जानते ही हैं, इतने स्मार्ट तो आप सभी हैं ही। चलिए अब हम बढ़ते हैं आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के किसे कहते हैं भाई? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए, चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, यानी कि पंच, वो कहते हैं ना मार्क वाला जो सिक्का होता है, तो एक मान लीजिए ऐसे एक कोई कॉइन हो। ठीक है, और अपने पास स्टैम्प होता है ना, सील, जो स्कूल में टीचर्स अपना सिग्नेचर, प्रिंसिपल सिग्नेचर करके अपना स्टैम्प लगाती हैं, तो बुक पे आपका सील लग जाता है या कहीं पर भी। ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार से जो उस समय चांदी और सोने के जो सिक्के होते थे उन पर बहुत सारी विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए जाते थे उनको, इसलिए इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है ना, ऐसे प्रेस करके, मतलब मान लीजिए सांचा देखा है ना आप लोगों ने, जस्ट सांचा ही है। ठीक है, आप मेहंदी लगवाने लड़कियां जाती होंगी तो मेहंदी का सांचा आता है, आपने देखा होगा, उसमें ऐसे कलर लगा करके और आपके हाथ में ऐसे रख के प्रेस कर दिया जाता है, तो जो उस सांचे में जो डिज़ाइन होता है वो आपके हाथ में छप जाता है। तो सेम इसी प्रकार से होता था ये। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक मिनट, रुकिए, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करती हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकी तो। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्या हो गया? चलिए बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, मेरा अभी नेट नहीं खुल रहा है। ठीक है, चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आहत सिक्के किसे कहते हैं और क्यों कहा जाता था। ठीक है, और ना समझ में आए तो दोबारा मैं समझा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब हम पढ़ेंगे मथुरा नगर के बारे में। ठीक है, मथुरा नगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसे। देखिए, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा जो थी वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। पहला रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर तक्षशिला की ओर से आने वाला। ठीक है, जो मथुरा था वो यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। पहला रास्ता जो था वो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर तक्षशिला की ओर से आने वाला था। ठीक है, दूसरा रास्ता जो था वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ठीक है, और इसके ही बीच में जो था मथुरा, आपको पता ही है मथुरा कहाँ है,
शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, ठीक है। इसमें अनेक मंदिर थे कि जो शहर है, मथुरा शहर जो था उसको चारों तरफ से किलेबंदी उसकी की गई थी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, इस एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, कि ये मथुरा शहर है और ये चारों तरफ से इसकी किलेबंदी की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें बहुत सारे मंदिर थे, आप मथुरा गए ही होंगे, आपने देखा ही होगा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा, है ना। देखिए, आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। जो लोग शहर में रहते थे उनके लिए, जो शहर के आसपास में जो किसान रहते थे और जो पशुपालक होते थे, वो उन लोगों के लिए भोजन का इंतज़ाम करते थे, भोजन उनके लिए जुटाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मथुरा जो था वो बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र भी था, ठीक है। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था, और ये इम्पॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है, ठीक है। मथुरा में बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, ठीक है ना। ये तो आप जानते ही हैं, हम सभी ने इतनी बार देखा है कृष्णा, तो हमें पता है कि मथुरा में जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। बहुत मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं जो संक्षिप्त हैं तथा स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दान दिए जाने का उल्लेख करते हैं, ठीक है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख हमें मिलते हैं जो कि यह बताते हैं, और ये संक्षिप्त में है, जो कि यह बताते हैं कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं और पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दान दिया गया था, ठीक है। इसके उल्लेख जो हैं हमें इन प्रस्तर खंडों और मूर्तियों से, जो अभिलेख उन पे लिखे गए हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखिए क्या है। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इन देखो, जो हमको कैसे पता चलता है कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें थीं। हमें खुदाई में कोई चीज़ प्राप्त होती है, कोई अभिलेख हमें प्राप्त होता है, तो इन उस पर जो लिखा हुआ है, जो जानकारी हमें दी गई है, तो उसके द्वारा हमें पता चलता है कि हाँ भाई, उस समय पर ये चीज़ें होती थी, ठीक है ना। तो जो मथुरा से जो अभिलेख मिले हैं उनमें सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इन जो इत्र बनाते थे, इन सभी लोगों के बारे में भी वहाँ पर उल्लेख किया गया है, वहाँ पर बताया गया है। तो इससे इन लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं आगे क्या है। एक मिनट, अब हम पढ़ेंगे शिल्प तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों से मिट्टी के बहुत ही पतले, सुंदर और काले चमकीले पात्र मिले हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ों के उत्पादन के बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र थे, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ों के उत्पादन के बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र थे, ठीक है। यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। जो शिल्पकार थे और जो व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, अपना अपना उन्होंने संघ बनाना शुरू कर दिया, और इन्हें क्या कहा जाने लगा, श्रेणी कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था, प्रशिक्षण देना। जो शिल्पकार होते थे, इनकी जो श्रेणियां होती थी, इनका काम क्या था, प्रशिक्षण देना, ठीक है। कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग कि जो शिल्पकार होते थे, इनकी जो श्रेणियां थी, यानी कि जो ग्रुप इन लोगों ने बना रखा था, ठीक है, तो इनका काम क्या था, लोगों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना,
उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना और जो माल तैयार हो जाता था उसका वितरण करना। ये सब किसका काम था? शिल्पकारों की श्रेणियों का। ठीक है, अब देखते हैं कि जो व्यापारियों की श्रेणियां थी उनका क्या काम था। चलिए देखिए, व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी तथा बैंकों के रूप में काम करती थी। ठीक है, जो व्यापारियों की जो श्रेणियां थीं वो व्यापार का संचालन करती थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो आज जैसे बैंक होता है ना, उसी तरह से बैंकों के रूप में भी ये काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। ठीक है, जैसे आज हम लोग बैंक में जा कर के अपने पैसे जमा करते हैं, तो उस समय जो लोग थे वो जो व्यापारी होते थे, जो व्यापारियों की जो श्रेणियां होती थी वो उनके पास जा कर के लोग अपने पैसे को जमा करके रखते थे, एज अ बैंक उनको यूज़ किया करते थे। ठीक है, चलिए, तो जो व्यापारी होते थे वो ना छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग होते थे उनको ये लोग लोन भी दिया करते थे। जिस प्रकार से आज जो बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, हमको कुछ काम होता है तो लेते हैं ना, तो इसी प्रकार से उस समय जो लोग होते थे, जो छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग होते थे, वो भी इन व्यापारियों की श्रेणियों से लोन उपलब्ध उनको होता था, वो ले सकते थे। ठीक है, तो सिंपल है कि वो बैंक की तरह यूज़ करते थे। जैसे आज बैंक की फैसिलिटी हमें मिलती है वैसे ही वो लोग व्यापारियों की श्रेणियों को उस समय बैंक की तरह यूज़ किया करते थे। चलिए आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा, कुछ भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा। फिर भी होगा तो आप लोग ज़रूर मुझे पूछिएगा। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि हाँ आपको कहीं डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है। डाउट में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ठीक है, कभी भी देखिए डाउट में नहीं रहना चाहिए। ना समझ में आए तो प्लीज़ पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप डाउट में रह जाएंगे, पूछेंगे नहीं, तो ज़िंदगी भर आपका डाउट ही बना रहेगा और पूरा एग्ज़ाम में जाकर के सब गड़बड़ सड़बड़ करके आ जाएंगे। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अरिकामेडु। ठीक है, अरिकामेडु वर्तमान जो पुडुचेरी है इसका पुराना नाम है अरिकामेडु। ठीक है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, यानी कि एक बंदरगाह था। ठीक है ना, यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। ठीक है, अब भाई बंदरगाह है तो सामान आता जाता रहा होगा, तो सामान को रखने के लिए गोदाम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ जो है ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो कि ऐसा माना जाता है कि शायद वो गोदाम ही रहा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसा पात्र तथा एरेटाइन इटली का शहर जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला है देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र यानी कि बर्तन और एरेटाइन इटली का शहर। ठीक है, एरेटाइन क्या है? इटली का शहर है। और यहाँ जो मुहर होती थी, ठीक है, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी यहाँ पर मिले हैं। यानी कि इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि व्यापार होता होगा, आना जाना होगा, तभी तो सामान एक जगह से दूसरी जगह, सामान तो अपने आप तो उड़ के नहीं आएगा। जब लोग आएंगे तो साथ साथ में वो अपना सामान लेके आएंगे, यहाँ का सामान कुछ वहाँ लेके जाएंगे, तो यानी कि जो व्यापार है, जो लेन देन है, वो चलता होगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। ठीक है, रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। चलो भाई, अरिकामेडु क्या है? पुडुचेरी का जो नाम है, ठीक है, पुराना नाम है, और ये एक पतन था आज से 2200 से लेकर के 1900 साल पहले। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। बस हमारा चैप्टर जो है वो अब ख़त्म ही होने वाला है। चलो, यहाँ मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर मनके बनाने के, यानी कि जो बीड्स होते हैं, ज्वेलरी जो बनाते थे ना लोग, बीड्स की ज्वेलरी पहना करते थे, तो यहाँ मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य हमें मिले। देखो भाई, समुद्री किनारा है तो समुद्र में सीपियाँ हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टोन मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, तो इनसे जो लोग हैं वो बीड्स बनाते होंगे, मनके बनाते होंगे और फिर उनसे ज्वेलरी बनाते होंगे। तो इसके भी पर्याप्त साक्ष्य वहाँ पर एविडेंस प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अरिकामेडु में छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो कि संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। ठीक है,
चलो भाई, अरिकामेडू तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं अन्यंत्र रोम के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप लोग का जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो साथ ही साथ कुछ और भी हमें जानकारी एक्स्ट्रा दी जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए हम भी उस जानकारी को ग्रहण करते हैं। देखिए, यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था, ठीक है। आप देखिए रोम कितना दूर तक फैला हुआ था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था, ठीक है। ऑगस्टस ने रोम को संगमरमर का बनाया, बड़े बड़े रंगमंडल तथा स्नानागार बनवाए। ऑगस्टस ने रोम को संगमरमर का बनवाया था, उसने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए थे तथा स्नानागार यानी कि जो बाथ होता है ना, ग्रेट बाथ जैसे हमारा मोहनजोदड़ो में मिला है, तो उसने स्नानागार भी बनवाए। किसने? ऑगस्टस ने। कहाँ पर? रोम में, ठीक है। तो रोम को संगमरमर का शहर भी कहा जाता था, ठीक है। चलो भाई, चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म, लेकिन अभी भी कुछ बातें जो हैं बाकी हैं, तो आइए उसे भी देख लेते हैं कि वो क्या है। तो ये जैसा कि हमारा चैप्टर में एंड में दिया रहता है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, तो आइए हम इसे भी अब देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं, ठीक है। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? करीब 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, ये सब कब शुरू हुआ? करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई? करीब 2300 साल पहले। और अरिकामेडू का जो पतन है यानी जो अपना पुडुचेरी है, ठीक है, तो करीब 2200 से 1900 साल पहले। और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, हमारा 8th चैप्टर वो यहाँ पर अब ख़त्म होता है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जो हमेशा देखते हैं, ठीक है, और उन्होंने भी अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप लोग मुझे अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये भी मुझे बताइए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आ सकूँ। तो चलिए फिर अब आप लोग पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।